नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर बात करें तो आज के दिन 30 अक्टूबर के दिन निफ्टी आज आपकी 24,340 अंक पर क्लोज हुई। ठीक है सर। आज के दिन भी अगर देखा जाए तो एफआईआई की तरफ से आज के दिन भी जबरदस्त सेलिंग रही है और 4,613 करोड़ की सेलिंग रही है। उसी के साथ अगर देखा जाए तो डीआईआई के द्वारा आज के दिन 4,518 करोड़ की बाइंग हुई है। ठीक है सर। एफआईआई के द्वारा सेलिंग हुई और डीआईआई के द्वारा बाइंग हुई। एफआई की सेलिंग लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है सर। अब मार्केट में तेजी रही, डीआई की तरफ से बाइंग रही। तेजी इस कारण से रही कि अपने यहाँ एक तो दिवाली का जो टाइम चल रहा है, फेस्टिवल सीजन जो चल रहा है, इस वजह से भी मार्केट में तेजी रहती है। तो अब फेस्टिवल के टाइम की वजह से जो मार्केट में तेजी है, हो सकता है इस वीक आपको तेजी रहने की उम्मीद रहे। लेकिन अभी भी जो एफआईआई की तरफ से सेलिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है सर। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये थोड़ा सावधान रहना है। आपको उन्हीं स्टॉकों में बाइंग करनी है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, और उसके बाद जो बाइंग करनी है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही बाइंग करनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप बाइंग करेंगे तो आप फिर अगर थोड़ा मार्केट नीचे आता है तो आप और क्वांटिटी बाइंग भी कर सकते हैं। अगर आप एकदम इकट्ठा पूरा पैसा लगा देंगे तो अगर मार्केट नीचे आया तो फिर आपको अधिक क्वांटिटी फिर बाई नहीं कर पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें। अब चलते हैं, हम जो आज के स्टॉक लेके आए हैं वो चलते हैं पुणे वाला फाइनकॉर्प लिमिटेड। अब हमारे पुणे वाला फिनकॉर्प पर। ठीक है। पुणे वाला फिनकॉर्प लिमिटेड, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये करता क्या है। तो ये कंपनी एक, ये देखिए, लोन प्रोवाइड कराती है फॉर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स, यूज्ड व्हीकल। ये लोन प्रोवाइड कराती है, मतलब एक एनबीएफसी कंपनी है। ठीक है सर। तो आपको ये तो पता चला कि ये एनबीएफसी कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराती है, लोन, कार के लोन, यूटिलिटी व्हीकल लोन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, सारे के सारे लोन प्रोवाइड कराती है। मतलब एक एनबीएफसी कंपनी है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका रिटर्न अगर आप देखते हैं तो 10 साल का रिटर्न 220% का है, 5 साल का रिटर्न 600% का है, 2 साल का रिटर्न 21% का है, 1 साल का रिटर्न 4 साढ़े 4% का है। वहीं 6 महीने का रिटर्न देखा जाए तो 23% नेगेटिव का है और 1 महीने का रिटर्न 5% नेगेटिव का है। आज के दिन 10% तक की तेजी हुई इसमें, और एक वीक में 3.5% की तेजी हुई है। ठीक है सर। उसके बाद अगर देखें तो कंपनी एनबीएफसी फाइनेंस की कंपनी, ये तो मैंने आपको बताई थी। मार्केट कैप जो कंपनी का है वो 29,265 करोड़ का है। एक मिड कैप श्रेणी की कंपनी है जिसका बुक वैल्यू 103.71 रुपया है। पीईजी रेशियो देखा जाए तो 2.49 का है और पीई रेशियो 70 का है। 70 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है और पीईजी रेशियो 2.49 का है। अब हम थोड़ा आगे आपको चलते हैं कि आज इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई, उसका एक वजह भी रही कि वो देखते हैं अभी। एक 29 अक्टूबर की डेट है, कल की डेट जो है, इसमें इन्होंने एक इन्फॉर्म कराया। वो देखिए आप, उसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। कंपनी ने इन्फॉर्म किया कि पुणे वाला फिनकॉर्प कोलैबोरेट विद टीआईएच एट आईआईटी बॉम्बे फॉर ड्राइविंग एआई इनिशिएटिव्स। ठीक है सर। मतलब ये इन्होंने आईआईटी बॉम्बे में टीआईएच के साथ कोलैबोरेशन किया है कि ये एआई सॉल्यूशंस को ही इनोवेशंस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल क्रिएट कटिंग एज इंडस्ट्री फर्स्ट एआई सॉल्यूशन इन आवर इंडेवर टू ड्राइव इनोवेशंस। ठीक है सर। तो इस वजह से ये जो तेजी आई है आज के दिन 10% तक की जो तेजी आई है वो इस न्यूज की वजह से भी आई है। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ, के फंडामेंटल क्या कहते हैं। अब हम इसके फंडामेंटल पे आए तो फंडामेंटल पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं कि स्टॉक का पी रेशियो 70 का है, जो मैंने अभी आपको बताया। बुक वैल्यू 104 रुपए की है। उसके बाद आरओसी और आरओई 10.8 की और 13.9 की है, जो कि कम है, 15 से कम है। तो ये ठीक ठाक मानी जाएंगी कि 10.8 और 13.9 है। 2 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। उसके बाद अगर देखें इंडस्ट्री का पी 22.6 का है, जबकि स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है सर। उसके बाद अगर देखा जाए तो कर्जा कंपनी के पास डेब्ट टू इक्विटी 2.27 की है। अब चूंकि फाइनेंस ग्रुप से कंपनी रखती है तो कर्जा तो होगा, उससे कोई ज्यादा इशू नहीं होता है। उसके बाद अगर रिजर्व देखें तो रिजर्व भी कंपनी के पास 7,911 करोड़ के हैं। पेट्रोस की स्कोर 4 का है, जो 4 का पेट्रोस की स्कोर है वो एक औसत श्रेणी में आता है, क्योंकि 9 पॉइंट होते हैं पेट्रोस की स्कोर के और 9 में से अगर 4 अंक लेके आ रही है कंपनी तो ये एक औसत पेट्रोस की स्कोर माना जाएगा कंपनी का। मतलब हम ये कह सकते हैं कंपनी एक औसत कंपनी है।
उसके बाद देखें तो फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास नहीं है, प्लेज परसेंटेज 0 है, ये अच्छी बात है कि शेयर कोई प्लेज नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग भी 61.9% की है। उसके बाद प्रॉफिट, अब यहाँ देखते हैं करंट रेशियो 0.85 का है, जो कि ज्यादा होना चाहिए। करंट रेशियो अगर ज्यादा होता है तो ये कंपनी और अच्छी मानी जाती है। करंट रेशियो जिसमें ज्यादा हो कोई, क्योंकि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज का जो डिवीजन होता है वो करंट रेशियो कहलाता है। ठीक है सर, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। अगर चलें तो आगे देखते हैं इसके रिजल्ट की तरफ आते हैं कि रिजल्ट क्या कहते हैं कंपनी के, वो देखते हैं। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर आए तो क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम देखें तो रेवेन्यू जो है वो 9 से 78 करोड़ था। अब रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है, कितना आया है, 9 से 89 करोड़ हुआ है। और रेवेन्यू लगातार 2021 से इसका कंपनी का बढ़ता ही जा रहा है, तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं, रेवेन्यू बढ़ा रही है कंपनी। लेकिन यहाँ पे अगर फाइनेंशियल मार्जिन प्रॉफिट, अगर ये फाइनेंशियल मार्जिन फाइनेंशियल प्रॉफिट अगर देखा जाए तो वो देखिए आप, ये प्रॉफिट फाइनेंशियल प्रॉफिट इस बार का सितंबर के क्वार्टर का माइनस के 622 करोड़ रुपए है। ठीक है, उससे पहले पॉजिटिव था 386 करोड़ का, लेकिन अब ये सितंबर के क्वार्टर में क्या हुआ है, ये माइनस के 622 करोड़ हुआ है। उसके बाद यहाँ अगर मार्जिन देखा जाए तो मार्जिन भी माइनस के 63.63% हो गया है। अब यहाँ टैक्स अगर ये देखें, नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट ये देखिए, सितंबर के क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट था वो माइनस के 471 करोड़ हो गया है। मतलब कंपनी यहाँ पे घाटे में चली गई है प्रॉफिट की वजह। उससे पहले प्रॉफिट कितना था, 292 करोड़ का था, उससे पहले 332 करोड़ का था, अब ये 471 हो गया है। जब माइनस का प्रॉफिट हुआ है तो ईपीएस भी माइनस का हो जाएगा, तो ईपीएस भी माइनस के 6.06 हो गया है। अब नेट एनपीए, एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए, और एनपीए को मैं बताऊं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पहले इसके 2.19 थे, जो कि अब घटाया है इसने, तो ये अच्छी बात है। ये जो होता है कि जो कि बैंक के लिए परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, ऐसा पैसा जो कि वो कर्जदारों को जो दे चुकी है वो वापस ही नहीं आ रहा है, तो उसको हम एनपीए सा बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि कम होना चाहिए। तो ये ठीक है पहले, लेकिन यहाँ का तो कोई डाटा नहीं है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है इनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट, केवल ये 2 क्वार्टर का था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो अब साल दर साल के रिजल्ट पे अगर हम आए तो साल दर साल का रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है लगातार। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो मार्जिन, जो फाइनेंशियल मार्जिन है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। देखो 26%, 66% से 14% पे रह गए। उसका नेट प्रॉफिट देखें तो 1683 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था अब मात्र 417 करोड़ का रह गया है साल दर साल में नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, तो ये जो है ये नेट प्रॉफिट लगातार घट रहा है कंपनी का, साल दर साल भी घटा है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी घटा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखी जाए 3 साल की 33% है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए तो 3 साल की 57% है, स्टॉक का सीएजीआर 3 साल का 31% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की 10% है। अब यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट की तरफ चलें तो रिजर्व कंपनी के पास है, उसके बाद 7,009 से 11 करोड़ के रिजर्व है। कर्जा कंपनी के पास 18,294 करोड़ का है। टोटल लायबिलिटी जो 27,002 करोड़ की है, उसको जो खर्च किया है उसने, जो काम उसका जो वर्किंग प्रोसेस, फिक्स्ड एसेट 224 करोड़ के, इन्वेस्टमेंट 1239 करोड़ का है, अदर एसेट्स उसके पास 25,539 करोड़ के हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम चलते हैं, रेशियो तो नहीं होगा इनका क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी है। शेयर होल्डर पैटर्न की तरफ अगर देख लिया जाए तो शेयर होल्डर पैटर्न इसके पास सितंबर का जो क्वार्टर अपडेट हुआ है तो जून में कितना था, जून में था 62.09। ठीक है, उससे पहले प्रमोटर की होल्डिंग 62.13, उसके बाद थोड़ी जून के क्वार्टर में कम हुई, अब सितंबर क्वार्टर में हल्की सी कम हुई है। लेकिन जो हल्की ये कम हुई है उसको किसने लिया है, डीआईआई ने लिया है। तो ये भी अच्छी बात है कि जो माल कम हुआ है उसको डीआईआई भरोसा दिखा रहे हैं, पुणे वाला फिनकॉर्प पर। ठीक है सर, ये अच्छी बात है एक। अब हम चलते हैं इसके आपके चार्ट की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक बात और कुछ दिखाना चाहूंगा, उसको हम देखते हैं। जो मैंने सबसे पहले आपको एफआईआई का डाटा दिखाया था, जो लगातार बिकवाली हो रही है एफआईआई की, वो बिकवाली मैं आपको सेक्टर में दिखाना चाहता हूं। तो सबसे ज्यादा अगर बिकवाली हो रही है तो वो हो रही है आपकी, ये देखिए, सबसे ज्यादा बिकवाली फाइनेंशियल सेक्टर में ही हो रही है, जो कि 23,274 करोड़ की थी ये बिकवाली। ठीक है, और 31 तक आते आते ये बिकवाली 8,119 करोड़ की, सॉरी सर, ये हमारे पास जो 15 अक्टूबर का जो आंकड़ा है तो ये 23,274 करोड़ की जो बिकवाली है, ये एफआईआई के द्वारा लगातार जो सेलिंग जारी है वो फाइनेंशियल सेक्टर में ही सेलिंग जारी है। ये मैंने आपको क्यों बताया कि ये कंपनी भी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई है और एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो जो एफआईआई भी जो भरोसा कम दिखा रहे हैं या जो बिकवाली हो रही है वो केवल, वो सबसे ज्यादा बिकवाली अगर हो रही है तो फाइनेंशियल सेक्टर से हो रही है। ठीक है सर, ये मैंने आपको डाटा दिखाया। अब हम चलते हैं फिर से, अब उसके चार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पुणे वाला के चार्ट पर
अगर हम पुणे वाला के चार्ट पर आते हैं तो यहाँ चार्ट पे अगर देखते हैं तो ये देखिए आप चार्ट क्या कह रहा है कि यहाँ तक जो बढ़ोतरी आई, यहाँ से जो ब्रेकआउट किया कंपनी ने 191 रुपए से जो ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद सीधी कंपनी कहाँ तक पहुंची है, 510 रुपए पे पहुंची है। ठीक है सर, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक सीधा कहाँ पहुंचा है, 510 रुपए पे। मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ज्यादा कुछ, पहली बात तो फाइनेंशियल देख लो, अगर ज्यादा कुछ फाइनेंशियल आता नहीं है आपको तो केवल सिंपल अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां से भी सब क्लियर हो जाता है कि ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ स्टॉक का 190 की प्राइस से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक कहाँ गया, ये ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ये देखिए आप ऊपर की तरफ रॉकेट की तरफ उड़ता चला गया। लेकिन अब क्या है स्टॉक में, अब देखिए अब जो स्टॉक में हो रही है गिरावट। अब यहां से देखिए तो मैं एक ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश करता हूं और ट्रेंड लाइन आपको डाल के दिखाता हूं। अब ये देखिए आप, मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली, स्टॉक जो ट्रेंड लाइन पे लगातार चल रहा था, लगातार चल रहा था, अब वो उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद फिर से ये देखिए ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर पहुंचा स्टॉक, फिर ट्रेंड लाइन के पास तो पहुंचा लेकिन ट्रेंड लाइन से स्टॉक ऊपर की ओर नहीं निकला। ये बात आप ध्यान रखिए। ये देखिए कि जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो देखिए ट्रेंड लाइन के पास ऊपर से आया कहाँ पे, 500 रुपए के पास। ट्रेंड लाइन को तोड़ा कितने पे, 402 रुपए पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। फिर कहां तक आ गया ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद, 342 रुपए पे। ठीक है सर, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का 342 रुपए पे फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया कितनी प्राइस पे, 403 रुपए की प्राइस पे फिर पहुंचा। लेकिन फिर उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक, ऊपर ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन फिर आया नीचे की ओर। अब कहाँ आया, अब की बार ये स्टॉक आया आपका 291 की प्राइस पे। ठीक है सर, उसके बाद अब चूंकि बिल्कुल बेस में आ गया था स्टॉक, यहाँ आ गया था ये, तो यहाँ से उसके बाद फिर बढ़ोतरी हुई स्टॉक में। अब उसके बाद फिर स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। आज 10% की रैली दिखाई है स्टॉक ने। अब अगर हम 10% की इसकी रैली को अगर छोड़ दिया जाए तो स्टॉक कहाँ पे था, ये नीचे की तरफ था। और मैं थोड़ा सा और आपको डीपली दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये देखिए आप, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन फिर से डाली और यहां से मैंने ट्रेंड लाइन डाल के ये देखिए आप, ये देखिए ये नीचे की ओर ट्रेंड लाइन जा रही थी। जब नीचे की ओर ट्रेंड लाइन जा रही थी, अब ये स्टॉक फिर ऊपर की ओर गया और फिर स्टॉक ऊपर की ओर जाने के बाद इस ट्रेंड लाइन को टच करके अभी यहीं पे है। ठीक है सर, अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो अगर आपके पास स्टॉक है तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आप किसी स्टॉक में, जैसे आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इस स्टॉक में उतनी ही एलोकेशन दिया कीजिए जितना, जैसे आपका अमाउंट अगर 5 लाख रुपए का अमाउंट हो तो उसको बराबर बराबर भागों में, आपके पास अगर 10 शेयर हैं तो उनको बराबर बराबर भागों में बांटिए। चाहे कितना भी अच्छा शेयर हो कोई, चाहे कैसा भी हो, तो आपको एलोकेशन उसमें उसी के अनुसार देनी है। ये बात आपको ध्यान रखना है, सेक्टर के अनुसार। अब हम आते हैं इसके ऊपर, तो देखिए अभी ये स्टॉक नीचे की ओर है। ठीक है, अगर आप फ्रेश एंट्री का मन बना रहे हैं तो सबसे पहली बात ये सुनिए कि मैंने जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन डाली है वो नीचे की तरफ जा रही है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को पार करता है जो अभी मैंने डाल दी है, 380 रुपए के ऊपर निकलता है, तो फिर ये स्टॉक आपका 429 के पास जाना चाहिए। ठीक है सर, उसके बाद फिर ये स्टॉक अगर इस 429 के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, तभी स्टॉक आपका स्ट्रॉन्ग जोन में जाएगा। आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद क्योंकि पूरे मैंने आपको दिखाया कि एफआईआई का डाटा, पूरे एफआईआई का जो डाटा चल रहा है वो पूरे फाइनेंस में ही जबरदस्त सेलिंग चल रही है। तो ये फाइनेंस कंपनियों के लिए, सारी कंपनियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तभी इनके इस बार के रिजल्ट भी कोई ज्यादा खास नहीं आया। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जब स्टॉक ऊपर निकले, ट्रेंड लाइन से ऊपर निकले, स्टॉक स्ट्रॉन्ग जोन में चला जाए, तभी आप इसमें बाई करिए। ये बात ध्यान रखिए कि पैसा आपका सुरक्षित है। थोड़ा स्टॉक अगर आपको ऊपर महंगा मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। अगर आप मार्केट में आए हैं तो अपना सबसे पहले पैसा बचाइए, जो आप मार्केट में लेके आए हैं वो। अब क्या है कि अब देखिए कंपनी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन इसके रिजल्ट जो हैं, इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत खराब आया है। अगली बार का क्वार्टरली रिजल्ट इसको देखेंगे। अगर आप निवेश करने का मन बना रहे हैं तो इसके थोड़े रिजल्ट को अच्छा आ जाने दीजिए, रिजल्ट बेहतरीन आ जाने दीजिए। और अगर आप निवेश कर मन बना रहे हैं तो जब ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग जोन में जाए, तो यहाँ से स्टॉक स्ट्रॉन्ग जोन में ही तब जाएगा जब ये 430 के ऊपर निकलेगा। जब ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाए वहां पे आप इन्वेस्ट करिएगा। ठीक है सर, वहां आप इन्वेस्ट करिएगा और उसके बाद
बाद फिर जब ये स्टॉक 506 के ऊपर निकलेगा तब फिर ये स्टॉक यहाँ से, तो वहां क्या करना है, जैसे 432 के पास अगर निकलता है वहां आप थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद देखो जब यहाँ से फिर स्टॉक स्ट्रॉन्ग जोन में चला जाता है, उसके बाद जब ये 504 को ऊपर निकलेगा स्टॉक, तब एक फिर से ये ब्रेकआउट कर देगा स्टॉक, वहां से फिर ऊपर चला जाएगा। तो आप इस तरह से क्वांटिटी को ऐड करिएगा, ठीक है सर। और फाइनेंस सेक्टर में अभी अभी के समय आप, अभी ये स्टॉक नीचे की ओर ही जा रहा है लगातार, तो अभी इसको थोड़ा सा और देखते हैं कहाँ पे ये अभी ये रुका। तो यहाँ पे 400 कितनी प्राइस पे आज के दिन 10% तेजी आई है, क्योंकि न्यूज जबरदस्त आई है। तो अगर आप एवरेज करने का मन बना रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी ये इसको देख लेने दीजिए कि ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को पार करके स्ट्रॉन्ग जोन में जा रहा है या नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग जोन में स्टॉक नहीं जा रहा है तो फिर स्टॉक जो मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक नीचे की ओर चलता चला जा रहा है। देखो पहले लोअर कहाँ इसका लगा है, लो लगा 338 पे, उसके बाद दूसरा लो कहाँ लगा इसका, ये देखिए आप आगे 273 पे। अगर ये स्टॉक वीक जोन में जाएगा तो फिर यहाँ से 273 के फिर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है सर। तो इस स्टॉक को अभी आप, अगर आपको बाई करना है तो मैंने जो फ्रेश अगर एंट्री लेना चाह रहे हैं, आपको फाइनेंस सेक्टर में ही स्टॉक लेना है, फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं तो कहाँ पे एंट्री लेनी है, फ्रेश एंट्री जब ये स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए, लगभग 430 से ऊपर निकल जाए, जो ये रेंज है, जो यहाँ से ऊपर अगर निकल जाए 430-35 के ऊपर, तब आप फ्रेश एंट्री लीजिएगा। अगर अभी आप इसको अगर अभी आप मान लो ऊपर कहीं ले रखा है आपने, 500 के पास ले रखा है, तो अगर आपका अभी एवरेज करने का मन आ रहा है तो थोड़ा 1-2 दिन का और वेट कीजिए, 1-2 दिन की इसकी गतिविधि देखिए कि ये स्टॉक यहाँ से स्ट्रॉन्ग जोन में जाने की कोशिश कर रहा है या नहीं। अगर स्टॉक जोन में जाने की कोशिश करे तो फिर आप इसको बाई करिए जब ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए। सर थोड़ा स्टॉक महंगा मिल जाता है लेकिन पैसा आपका सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि पैसा सुरक्षित रखना मार्केट में बहुत बड़ी बात है। अगर आप मार्केट में आए हो तो अगर आप अपने पैसे को बचा पाते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए स्टॉक को कहाँ ऐड करना है, जब स्ट्रॉन्ग जोन में स्टॉक आ जाए, ठीक है सर। आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी, अगर सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।